जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी इंटरेस्टिंग चैप्टर वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की सहायता से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर क्या, टॉपिक बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार सुनते रहते हैं इस टॉपिक के बारे में कि अंग्रेज़ों ने जो है हम लोग को 200 साल तक गुलाम बना के रखा। अंग्रेज़ों ने जो है जो भारत देश जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी उसको जो लोग लूट कर लेके चले गए। अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर व्यापार करने आए थे, साम्राज्य बना लिया। तो फिर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने जो संघर्ष किया, फिर जाके 15 अगस्त 1947 को जो है दोस्तों हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया। तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि हमारा देश जो था वो क्या था दोस्तों, गुलाम था दोस्तों। किसका गुलाम था दोस्तों? तो अंग्रेज़ों का गुलाम था। और हमारा देश कैसे गुलाम बना, क्या परिस्थितियाँ थी, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ धैर्यपूर्वक बने रहिएगा आखिर तक। आप लोग को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलने वाली है, ठीक है। ये वीडियो केवल क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इतिहास को पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पसंद कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में कि कैसे वो भारत के अंदर आती है, व्यापार के मकसद से आती है। व्यापार करते करते जो है उसकी नीयत में खोट आ जाता है, लालची हो जाती है, और वो यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानीय नवाबों को हरा करके क्या बन जाती है, स्वयं जो है राजा बन जाती है दोस्तों। उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो हस्तक्षेप करने लग जाती है, और हस्तक्षेप करते करते जो है वो पूरे देश के ऊपर क्या करने लग जाती है, शासन करने लग जाती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है एक विदेशी कंपनी भारत के अंदर आती है और व्यापार करने के इरादे से आती है, और क्या स्थापित कर लेती है दोस्तों, वो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे समझने से पहले मेरी ये जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के प्रति कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा बेसिक बताया जाए, ठीक है दोस्तों। चूँकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास किसे बोला जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये बताना मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब दोस्तों, इतिहास का मतलब होता है, इतिहास अतीत की घटनाओं का, लोगों का, समाजों का गहराईपूर्ण अध्ययन है जिनसे हम सीख लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं। सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास का मतलब क्या है? जो इंसान का बीता हुआ अतीत है, जो बीत चुका है, बीते हुए अतीत के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, घटनाएं हुई हैं लोगों से संबंधित, समाजों से संबंधित, तो उन तमाम घटनाओं को जो है गहराईपूर्ण क्या करना दोस्तों, उन तमाम घटनाओं का क्या है, गहराईपूर्ण अध्ययन करना, जिनसे हम सीख लेकर अपने वर्तमान को यानी कि प्रेजेंट को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक कंपनी जो है वो भारत के अंदर आती है, ठीक है, व्यापार करने के मकसद से आती है। व्यापार करते करते किस तरह से यहाँ की जो राजनीति होती है, राजनीति के अंदर वो क्या करती है दोस्तों, हस्तक्षेप करती है, और उसके जो मकसद होते हैं वो मकसद बदल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यापार से बदल कर उसका मकसद क्या बन जाता है, साम्राज्य स्थापित करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस पूरी जो मैं आप लोगों को घटना बताने वाला हूँ उससे हम लोग को क्या लेनी है दोस्तों, उससे हमें सीख लेनी है। क्या लेनी है? सीख लेनी है। और इस सीख लेकर अपने जीवन को क्या करना है, बेहतर बनाना है। तो अतीत हमको इसलिए, इतिहास हमको इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि अतीत के अंदर जो हमारे राजा महाराजाओं वगैरह ने, जो नेताओं वगैरह ने गलती की है, उसको, उससे हम लोग सीख लेकर वर्तमान को अपने बेहतर बनाएं। तो इतिहास का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि व्यापार का मतलब क्या होता है। चूँकि देखिए इसके चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ही है दोस्तों व्यापार से साम्राज्य तक।
तो मैं आप लोग को इसके अंदर बताऊंगा व्यापार का मतलब किसे बोला जाता है, साम्राज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए देखिए दोस्तों, व्यापार व्यापार का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं की खरीद व बिक्री ही व्यापार कहलाता है। जब आप कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं और उससे आपको आमदनी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एक शब्द आप लोगों को क्लियर करता चलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं मोटी मोटी बातें बता दूंगा, नहीं, मैं आप लोग को जो है एक एक चीज़ को जो है क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। आपसे कोई भी सवाल कहीं पर पूछिए और आप ध्यान दे जो है बिल्कुल उत्तर दाग देना आप लोगों को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतिहास समझ में आ गया होगा, व्यापार समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों, साम्राज्य का मतलब क्या होता है। देखिए, साम्राज्य का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का मतलब होता है कि विशाल क्षेत्र की सत्ता का बागडोर किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होना ही क्या कहलाता है, साम्राज्य कहलाता है। सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपके हाथों जो है आपके शासन के अंदर एक बड़ा सा क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब उस बड़े से क्षेत्र पर जो है आपके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो और आप शासन कर रहे हैं, आप जो भी नियम कायदे कानून बना रहे हैं उसको लागू कर पा रहे हैं। सारी राजनीतिक शक्तियाँ आपके पास है, आर्थिक शक्तियाँ आपके पास है, सामाजिक शक्तियाँ आपके पास है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो साम्राज्य कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, साम्राज्य कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे तो यहाँ के नवाबों से उन्होंने बोला कि हमें छोटी सी टुकड़ी ज़मीन दे दो, हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, सामान खरीदेंगे बेचेंगे। और धीरे धीरे देखते देखते उन लोगों ने जो है पूरी ज़मीन को हथिया लिया, राजाओं को हराया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपने नियम कायदे कानून बना लिए। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है व्यापार समझ में आ गया होगा, साम्राज्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों के सामने ये शब्द बार बार आने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, एक और चीज़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बार बार आएगा, तो मैं आप लोगों को जो है यहीं पर जो है क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है दोस्तों, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो है इंग्लैंड देश के अंदर 1600 में बनाया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी दोस्तों, ठीक है। इसको कहाँ बनाया गया था, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1600 के अंदर बनाया गया था। अब मकसद क्या था इसको बनाने का, देखिए, बनाने का उद्देश्य था हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करके लाभ कमाना, ठीक है। यह कंपनी जिससे कई सारे हिस्सेदार, इसके अंदर कई सारे पार्टनर्स वगैरह थे। इसको किस लिए बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये कहाँ पर जाए दोस्तों, ये जाए हिंद महासागर में। कहाँ पर जाए दोस्तों, हिंद महासागर में। ये देखिए, हिंद महासागर में जाकर के क्या कमाए, लाभ कमाए। ये देखिए, ये आपका हिंद महासागर है। ये क्या है दोस्तों, ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका हिंद महासागर है दोस्तों। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी आपकी, कहाँ बनाई गई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बनाई गई थी आपकी इंग्लैंड के अंदर। कहाँ बनाई गई थी, इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड किधर है, ये देखिए, ये आपका इंग्लैंड है। ये कंपनी यहाँ पर बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1600 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी, ताकि यहाँ से जो व्यापारी वगैरह हैं वो लोग ये समुंदर, 7 समुंदर पार करके ये हिंद महासागर के अंदर आ सके। ये सारा जो है ना भारत के नीचे वाला पानी वाला एरिया, इसको हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये लोग यहाँ से हवाई जहाज, पानी की जहाज की सहायता से आते थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। और इस कंपनी के अंदर कई सारे हिस्सेदार थे। यही कंपनी आगे चलकर जो है दोस्तों क्या बना लेती है, साम्राज्य बना लेती है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, इसको इंग्लैंड देश के अंदर 1600 में बनाया गया था। उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करके लाभ कमाना। और इसके अंदर कई सारे क्या थे, हिस्सेदार या जिसके पार्टनर्स वगैरह कई सारे लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी फायदे के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ये देखिए, अब यहाँ से असली कहानी जो है शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनियां हिंद महासागर में अपना व्यापार क्यों शुरू करना चाहती थी। ऐसा क्या हुआ कि यूरोप की जो है कई सारी कंपनियां, वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो, पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, ये सब क्यों जो है, ये सब हिंद महासागर में अपना व्यापार क्यों करना शुरू करना चाहती थी। कोई ना कोई बात होगी तभी तो वो लोग वहाँ से भाग करके जो है हिंद महासागर वाले एरिया के अंदर आकर व्यापार करना चाहते थे। कुछ तो ऐसा यहाँ पर मिलता होगा जिसने उन लोगों को आकर्षित किया होगा दोस्तों, नहीं तो कोई अपना देश क्यों छोड़ना चाहेगा।
है ना। जबकि यूरोप वाले जो थे इतने आधुनिक हो चुके थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, नाव बनाना वो जानते थे, तो वो सारी चीज़ें छोड़ करके यहाँ पर क्यों आते थे, क्यों आने लग गए थे? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे कारण थे। तो देखिए क्या कारण थे दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत का हिंद महासागर तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अब देखिए उस समय क्या होता था, उस समय जो देश बहुत मजबूत हो जाता था, जिस देश के पास जो है पानी में चलने वाले जहाज वगैरह जो बना लेता था, तकनीक मजबूत हो जाती थी, तो वो संसाधनों की तलाश में, किसकी तलाश में दोस्तों, संसाधनों की तलाश में जो था वो दूसरे द्वीपों का क्या करता था, खोज करने का प्रयास करता था। क्या करता था दोस्तों, दूसरे द्वीपों का खोज करने का प्रयास करता था। उदाहरण के तौर पर हमारे माता पिता हैं, ठीक है, हमारे माता पिता जो हैं अपना गांव शहर छोड़ करके जाते हैं दूसरी जगह पर, ताकि उनको बेहतर रोजगार मिल सके, ठीक है दोस्तों, शिक्षा मिल सके, काम धंधे मिल सके। तो इसी तरह से उस समय के यूरोप के लोग भी थे, क्योंकि यूरोप जो ऐसा देश है ना, जहाँ पर ठीक से क्या नहीं होती दोस्तों, कृषि अच्छी नहीं होती है। क्या अच्छी नहीं है वहाँ पे, कृषि अच्छी नहीं है, ठीक है। हमेशा सर्दी पड़ती रहती है, क्या पड़ती रहती है, सर्दी पड़ती रहती है, ठीक है। ना उनके पास मसाले हैं, मसाले नहीं है उनके पास, कई ऐसी सारी चीज़ें जो उनके पास नहीं है। तो उसकी तलाश में जो है वो लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते रहते थे। इसी दौरान 1498 में एक बंदा पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को दी गामा। ये जो है समुंदर खोजते 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 वो कहाँ आ गया, हिंद महासागर के अंदर आ गया। जब हिंद महासागर के अंदर आ गया तो उसको पता चला कि भारत नाम का कोई देश है। और जब वो भारत के अंदर आया तो उसको यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिली। क्या क्या चीज़ें देखने को मिली दोस्तों, तो उसको देखने को मिला यहाँ पर, उसको इलायची देखने को मिला, जो उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। उसको रेशम के कपड़े देखने को मिला दोस्तों। और उसको क्या देखने को मिला, उसको जो है ये देखिए काली मिर्च देखने को मिला, उसको दालचीनी देखने को मिला उसको दोस्तों। फिर उसको क्या देखने को मिला, उसको मिला ये लौंग इलायची देखने को मिला। ये सारी चीज़ें यूरोप के अंदर मिलती ही नहीं थी। और यूरोप में जो थोड़ी बहुत कहीं से पहुंच जाती थी उसका दाम क्या होता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये जो वास्को दी गामा था ना, ये देखिए वास्को दी गामा, ये वास्को दी गामा था। इसने बोला यार कि मैं भारत के अंदर आ गया गलती से, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इतने सस्ते सस्ते दामों में, मैं क्यों ना मैं इसको खरीद करके यूरोप में ले जाऊँ। और यूरोप में ले जाकर क्या इसको 50 गुने दामों में भी बेचूंगा तो बिक जाएगा, क्योंकि यूरोप के अंदर इस क्वालिटी की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी, ठीक है। और उस समय कोई बेचता भी नहीं था। तो वास्को दी गामा ने क्या करना शुरू किया, वास्को दी गामा ने जो दोस्तों व्यापार शुरू कर दिया दोस्तों। किस चीज़ का, ये तमाम मसालों का व्यापार शुरू कर दिया, कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारा सामान यहाँ से खरीदता था भारत से, और कहाँ ले जाकर बेचता था, यूरोप के अंदर बेचता था। तो अब देखिए जब ई बोका ई बोका जो है, ई बोका जब भारत से सामान खरीद करके ले जा करके यूरोप के अंदर बेचेगा दोस्तों, तो यूरोप के आसपास के लोग तो पूछेंगे ना, बाजार के मार्केट वाले लोग, कि ये तेरे पास कहाँ से आ गया, ये तेरे पास इतना फ्रेश माल कहाँ से आ गया, ऐसा माल तो आसपास में कहीं मिलता ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात तो फैल जाएगी। तो यूरोप के मार्केट में जो लोग थे उन्होंने बात को निकाला, उन्होंने वास्को दी गामा की से निकाला। कि फिर वास्को दी गामा ने बोला कि ये जो है मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये मैं भारत से लेके आया हूँ। कहाँ से लेके आया हूँ, भारत से लेके आया हूँ। तब जाके यूरोप के जो मार्केट के अंदर और भी जो लोग थे जो चाहते थे इस तरह का व्यापार करना, उनको पता चला कि भारत देश के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं। फिर उन लोगों ने भी जो है समुद्री जहाज लिए, क्या लिए दोस्तों, समुद्री जहाज लिए। समुद्री जहाज लेकर जो है उन लोगों ने जो है हिंद महासागर की यात्रा करना शुरू कर दिया। और इसी यात्रा की भागम भागम भाग में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो भारत आई थी दोस्तों, ठीक है। तो रास्ता किसने बताया था, रास्ता बताया था ये बोका वास्को डी गामा ने, ठीक है। जब इसने अपना सामान यूरोप के अंदर जाकर बेचा, वहाँ के लोगों को पता चला, तो लोग जो है भारत की तलाश में, हिंद महासागर की तलाश में भारत की यात्राएं करने लगे। धड़ाधड़ यूरोप के अंदर कंपनियां बनने लगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सबसे बड़ा ये जो सबसे बड़ा कारण था कि ईस्ट इंडियन कंपनी या यूरोप की अन्य कंपनियां हिंद महासागर में अपना व्यापार इसलिए शुरू करना चाहती थी, इन तमाम चीज़ों की वजह से शुरू करना चाहती थी, ठीक है। क्योंकि उनके पास संसाधन तो थे नहीं, और भारत के पास बहुत सारे संसाधन थे। तो इस वजह से जो है ईस्ट इंडियन कंपनी जो 1600 के अंदर बनी थी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, वो भारत के अंदर आने लग गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो देखो रास्ता बता दिया वास्को डी गामा ने, अब सारी यूरोप की कंपनी आने लग गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 के अंदर बनी थी दोस्तों,
1600 के अंदर बनी थी। कहाँ बनी थी? ब्रिटेन के अंदर बनी थी दोस्तों। अब देखो, उसको भारत में आकर व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ा था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी इंग्लैंड के बाहर किसी दूसरे देश के अंदर जाकर व्यापार करती है तो उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ इसी प्रकार से जैसे आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, ठीक है, फिल्म देखने जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? अपने मम्मी पापा से। इसी प्रकार से इंग्लैंड के अंदर क्या होता था, कोई कंपनी वगैरह होती थी तो उसको अगर व्यापार करने जाना होगा तो वहाँ की जो रानी है, कौन है दोस्तों? वहाँ की जो रानी जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, तो उससे क्या लेना पड़ता था? परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले लिया। उसके बाद में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले लिया। उसके बाद में देखिए, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। तो इसी लालच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत आने लग गई। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त सारी चीज़ें सस्ते एवं भरपूर भरपूर मात्रा में केवल हिंद महासागर एवं भारत में पाई जाती थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो थी बिल्कुल क्वालिटी में कहाँ पाई जाती थी? केवल हिंद महासागर वाले एरिया के अंदर और खास करके भारत के अंदर। और इसी चीज़ ने जो है अंग्रेजों को क्या किया? आकर्षित किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए, मैंने आपको बता दिया पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने पहले उन लोगों को रास्ता बता दिया था। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद में देखा देखी और मुनाफा कमाने के लालच में, अब देखो, अब अब जो है वास्को डी गामा जिस प्रकार से भारत से सामान खरीद के लेके यूरोप के अंदर बेचा, और यूरोप के जो मार्केट के और भी लोग थे वो लोग भी तो चाहते होंगे कि यार हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो जब उनको पता चला कि वास्को डी गामा जो है वो हवाई जहाज करके पानी की जहाज से जो भारत पहुंचा और वहाँ पर सस्ते दामों में सामान खरीद के लाकर बेच रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम भी जाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी अमीर बनेंगे। तो इसी भागम भाग में, इसी कंपटीशन में जो है क्या देखा देखी मुनाफा कमाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाली कंपनियां का निर्माण होने लगा और वो लोग कहाँ पहुंचने लगे? भारत पहुंचने लगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये देखिए किस प्रकार से वो लोग आते थे। तो वो लोग यहाँ से ऐसे चलते थे, यहाँ से ऐसे चलते थे अफ्रीका। अफ्रीका में जो है एक जगह है, क्या है दोस्तों? अफ्रीका में एक जगह है, आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो है पानी का जहाज जो होता है वो यहाँ से लेते थे, ऐसे चला चला करके ऐसे चलते 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 एक जगह है दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड। तो यहाँ पर ये लोग विश्राम करते थे। यहाँ पर क्या करते थे? विश्राम करते थे। बंदरगाह वगैरह बने थे। अब इनको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कई महीने लग जाते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये लोग जो है मान लो कि यहाँ से चले 10 दिन यहाँ रुक गए, यहाँ से चले 10 दिन इस किनारे पे बंदरगाह बना रखा है यहाँ रुक गए, फिर यहाँ से चले यहाँ रुक गए। ठीक है, इसी दौरान वो लोग क्या करते थे? इनका मरम्मत वगैरह, इनके पानी के जहाज़ का मरम्मत वगैरह आराम भी कर लेते थे, अपना राशन वगैरह भी भर लेते थे। तो ये लोग रुक रुक करके कभी यहाँ रुक गए, कभी यहाँ रुक गए, कभी यहाँ रुक गए। तो इस तरह से रुक रुक करके ये लोग भारत पहुँचते थे दोस्तों। उनके जाने आने का तरीका यही था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो लोग व्यापार करते थे। तो मैंने आप लोगों को अब तक क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्या कारण था कि जो यूरोपीय कंपनियां दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनी हिंद महासागर में अपना व्यापार को शुरू करना चाहती थी। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो क्या करना चाहती थी? अपना व्यापार शुरू करना चाहती थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, आगे देखिए। उसके बाद में दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की नियम क्यों बदलने लगी? व्यापार करते करते युद्ध करने लगी। अब देखो, यहाँ तो क्या करने आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी व्यापार करने के लिए। यहाँ के जो राजा वगैरह थे, ठीक है, औरंगजेब से, जो उस समय पूरे भारत का मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसके कंट्रोल में पूरा भारत था, तो उसने जो है उससे जो फरमान लिया कि भाई हमको जो है छोटी सी ज़मीन दे दो बंगाल के अंदर, हम वहाँ पर अपनी छोटी सी फैक्ट्री डालेंगे, व्यापार करेंगे, आपको टैक्स वगैरह देंगे, आपके लोगों को रोज़गार वगैरह देंगे, यहाँ से सामान खरीद करके जो है हम अपने देश वतन में बेचेंगे। तो औरंगजेब ने बोला ठीक है, और भी लोग व्यापार करते तुम भी व्यापार कर लेना, कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। तो ठीक है, लेकिन बको औरंगजेबा को क्या पता था कि यही जो आगे आगे चलकर जो है इनका नुकसान करने वाला है। ठीक है, ये छोटी सी ज़मीन के बदले में पूरा भारत ये लोग क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। तो देखिए, आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में देखिए, बंगाल के स्थानीय नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया क्योंकि राजकोषीय खाली हो रहा था, या नोट ये लोग टैक्स नहीं चुका रहे थे। अब देखो, अब जो है ये तो आए थे व्यापार करने के लिए। अब इन लोगों का जो है यहाँ पर ये व्यापार करते करते जो है इन लोगों ने जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने। ठीक है,
अंग्रेजों ने जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो देखो किस तरह से जो वहाँ का बंगाल का नवाब था, कौन था दोस्तों, बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया क्योंकि राजकोष खाली हो रहा था। अब देखो ये लोग टैक्स वगैरह भरते नहीं थे, ठीक है, टैक्स वगैरह भरेंगे नहीं, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला बोला कि एक तो तुम हमारी ज़मीन पे आकर व्यापार वगैरह करते हो, फैक्ट्री लगा रखी है, और तुम लोग टैक्स भी नहीं भर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा, या तो टैक्स भरो या तो काम बंद करो अपना, ठीक है। उसके बाद में देखो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ कंपनी भी राजा को कमज़ोर समझकर उसका अपमान कर रही थी। अब देखो कंपनी वाले जो थे वो अपने आप को बहुत चतुर समझते थे, क्योंकि कंपनी वाले जो थे अब इतने सालों से यहाँ पर व्यापार कर चुके थे, अब उनको जो है यहाँ की सारी नॉलेज वगैरह थी कि कौन राजा कितना कमज़ोर है, कौन राजा कितना मजबूत है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वगैरह थे, वो जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको क्या करते थे, इग्नोर करते थे। उसके बाद में देखो वे लोग ऐसा तमाम काम करते थे जिससे कि राजा को गुस्सा आता था। सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू करी। उनकी जो फैक्ट्री वाला एरिया था उसकी किलेबंदी करना शुरू कर दी। अब देखो किलेबंदी कोई तब करता है दोस्तों जब उसको लगता है कि कोई राजा वगैरह है उस पर आक्रमण कर देगा, और वो आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, या फिर राजा पे दोबारा आक्रमण करने के लिए किलेबंदी करता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने सिक्के ढालना शुरू कर दिया, और राजा को गुस्सा, नवाब को गुस्सा आ गया। उसके बाद में टैक्स चुकाते नहीं थे। फिर और तो और राजनीति जो मामले थे, ठीक है, उसमें लोग ये लोग टांग अड़ाते थे, ठीक है। किस तरह से देखो सिराजुद्दौला को ये लोग पैसे नहीं देते थे, टैक्स नहीं भरते थे, सिक्के ढालते थे अपने स्वयं के, राजनीति मामलों में टांग अड़ाते थे। सिराजुद्दौला बोलता था कि तुम लोग तो व्यापारी हो ना, तुम लोग तो ट्रेडर्स हो, तुम लोग अपना काम करो, व्यापार करो, तुम लोग को क्या हमारे राजनीति से मतलब है, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो उन लोगों तो पहले से रणनीति बना रखी थी कि हम लोग जो है कभी इससे लड़ाई हुआ तो इसको हम लोग हटा देंगे, और किसको राजा बनाएंगे, हम लोग राजा बनाएंगे किसको, हम लोग राजा बनाएंगे दोस्तों मीर जाफ़र को, ठीक है। और ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली कि मेरे पीठ पीछे जो है ये लोग साजिश रचे थे कि मेरे को हटा करके मीर जाफ़र को राजा बना देंगे, तो सिराजुद्दौला भड़क गया। क्या हो गया दोस्तों, सिराजुद्दौला भड़क गया। उसके बाद में क्या होता देखिए, उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद अब सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, उसको गुस्सा आ गया। उसने 30,000 सिपाहियों के साथ